नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का चैप्टर, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement in multicellular organism like human being। मीन्स जो आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसका एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, उनमें जो डिफ्यूजन होता है वो ऑक्सीजन का क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है। वो इनसफिशिएंट होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन एंड जो सारे के सारे ऑर्गन, सारे के सारे जो सेल हैं वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। जब वो सारे के सारे सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाती। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसीलिए डिफ्यूजन जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनसफिशिएंट रहता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग ऑल बॉडी सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। सारे के सारे जो बॉडी के सेल हैं वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहते। किस केस में? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। Therefore, every cell of the body will not get oxygen as per need by the process of diffusion from the environment। इसीलिए हर जो सेल है बॉडी का, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उसके जरूरत के हिसाब से। जो सेल है बॉडी के अंदर, उसको जरूरत के हिसाब से उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। कहां से? फ्रॉम द एनवायरनमेंट से। इसीलिए डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव। हम किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज अलाइव, सर्वाइव है, जिंदा है। किस बेस पर, कौन सा मेथड, कौन सा वे, कौन सा क्राइटेरिया हम अपनाते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये चीज क्या है, अलाइव है। हम चेक क्या करेंगे? अगर वो ब्रीथिंग ले रहा है, मींस द क्राइटेरिया विच वी यूज्ड टू डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव आर, वो कौन कौन से? ब्रीथिंग, सांस लेना, वॉकिंग, चलना, घूमना, मूवमेंट, इंटरनल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मींस आपका बाहरी मूवमेंट जो हमें दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा जो इंटरनल सेल जो मूवमेंट करता है, जो ऑर्गन मूवमेंट करता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, इंटरनल मॉलिक्यूलर मूवमेंट। रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन के साथ फूड क्या होता है, रिएक्ट करता है, तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी। वो हमें दिखाई नहीं देती। रेस्पिरेशन प्रोसेस टू गेट एनर्जी। और ग्रोथ दीज आर द क्राइटेरिया। ये वाले क्राइटेरिया हैं जो क्या कहेगा, जिससे क्या पता लगेगा कि कोई चीज अलाइव है या जिंदा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड। एनवायरनमेंट से कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन कौन से मटेरियल यूज करता है टू गेट एनर्जी। वो कौन कौन से? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन एज ए रॉ मटेरियल। इसका मतलब कौन कौन से? द ऑर्गेनिज्म यूज रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड से कौन कौन से रॉ मटेरियल लेता है? फूड, वाटर और ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। तीन ये मटेरियल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द आउटसाइड या फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम एटमॉस्फेयर से ये लेता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस प्रोसेस करने के लिए, कोई सेल डैमेज हो उसे रिपेयर होने के लिए, या हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर काम करें, वो प्रॉपर काम करने के लिए हम हमारे कौन कौन से प्रोसेस होने चाहिए शरीर के अंदर। पहला प्रोसेस कौन सा है? न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा है? रेस्पिरेशन। तीसरा कौन सा है? ट्रांसपिरेशन। चौथा क्या है? एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन हम कहते हैं कि टेकिंग ऑफ फूड को लेना और उसको सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करना। रेस्पिरेशन, जो वो ग्लूकोज है जो सोल्यूबल की फॉर्म में, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सेल में जाना, और सेल से हमें क्या मिलना? एनर्जी का मिलना। ट्रांसपोर्टेशन मींस जो ब्लड है अपने साथ न्यूट्रिएंट को जो सेल तक ले जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। एक्सक्रीशन, जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल के निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ये डिफरेंट प्रोसेस है टू मेंटेन द लाइफ। अगला क्वेश्चन है,
What are the difference between the autotrophic nutrition and heterotropic nutrition? Autotrophic न्यूट्रिशन किसका होता है? ऑटोट्रॉफ का होता है। किसका होता है? ऑटोट्रॉफ का होता है। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? जैसे प्लांट हो गया एंड सम ऑर्गेनिज्म। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होता है? किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का, ऑर्गेनिज्म का, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो उनके बीच में डिफरेंस, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो क्या करते हैं? फूड खुद बनाते हैं। सेल्फ मेड, सेल्फ सिंथेसाइज, अपने आप खाना बनाना। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की हेल्प से, इन प्रेजेंस ऑफ किसमें? जैसे 6CO2 प्लस में 6H2O, दैट गिव्स C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन ऑटोट्रोप। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते। हेटेरोट्रोपिक, दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड मीन्स डिपेंड ऑन अदर। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसमें? ग्रीन प्लांट, इनका क्या है? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम एल्गाई, सम बैक्टीरिया, और इसमें क्या है? एनीलिया, बैक्टीरिया एंड फंगी, दे डिपेंड ऑन अदर। लेकिन हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आगे 3 टाइप के डिवाइड होते हैं, वो आपने पढ़े होंगे वीडियोस में। पहला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मींस टेकिंग द सॉलिड फूड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर सॉलिड फूड को ले जाना और बॉडी के अंदर ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेप्रोफाइटिक जो डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, विच डिपेंड ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए मरी सड़ी हुई गीली चीजें खाते हैं। और इसके बाद क्या है हमारा? पैरासाइटिक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। वेयर डू प्लांट, अगला क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल क्या चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? इन विच द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। और रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए? और और क्या चाहिए? और चाहिए सनलाइट। तो इसका मतलब ये जो रॉ मटेरियल है टू प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जो रॉ मटेरियल हो कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? एनवायरमेंट से। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? फ्रॉम द एयर। ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेगा। और वाटर कहाँ से लेगा? फ्रॉम सॉइल से, रूट के थ्रू सॉइल से पानी लेगा। और क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में पहले से ही है। और सनलाइट किससे लेगा? सन एनर्जी से। दीज आर द रॉ मटेरियल विच ऑब्टेन बाय प्लांट, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इस तरीके से लेता है। क्या कह रहे हैं दोबारा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पहले लेगा, गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट और एटमोस्फेयर। वो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एयर में से। किससे? थ्रू द स्टोमेटा प्रोसेस से, सॉरी थ्रू द सेल स्टोमेटा से। वाटर कहाँ से लेता है? फ्रॉम द सॉइल, एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स और ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। पानी कहाँ से लेता हो? सॉइल से लेता है, और रूट से होता हुआ कहाँ जाता है? लीव्स तक जाता है। सनलाइट किसे लेता है? फ्रॉम सन। और सनलाइट जो है सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट लाइट फ्रॉम द सन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स की सरफेस पर पड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रीन पिगमेंट। ये ग्रीन पिगमेंट है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनिला। क्लोरोफिल, द प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन लीव्स, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। जिससे क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या कहता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट, ये हमारे क्या नाम है? एक्सरसाइज के क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी के, ब्लू बॉक्स के, और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन TBQ। चैप्टर किसके? लाइव प्रोसेस के कर रहे हैं। और हमारे जो वीडियोज हैं, जो पूरा चैप्टर कवर कर रखा है, वो हमारी पुरानी वीडियोज में कवर कर रखा है। और ये सारे के सारे टॉपिक हमारे डिस्कस हो चुके हैं। आपको हर चैप्टर की वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करिए। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक? एसिड जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस स्टमक में, जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, और उसमें 3 हमारे एंजाइम निकलते हैं, एक HCl एसिड, दूसरा म्यूकस और तीसरा पेप्सिन। ये 3 एंजाइम है। लेकिन उसने क्या पूछा है, HCl का रोल क्या है? तो HCl जो स्टमक के अंदर है उसका रोल क्या है? टू मेक द एसिडिक मीडियम, फूड को क्या बनाता हूँ, एसिडिक मीडियम बनाता है, मीन्स एसिडिक इन नेचर बनाता है। दूसरा क्या कर रहा है, ये एसिडिक होने की वजह से ये हेल्प करता है क्या, एक्टिवेट ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। फूड को एसिडिक बनाने से क्या होता है, जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने से क्या होगा, वो प्रोटीन को आराम से तोड़ देता है। और दूसरा HCl क्या काम करता है, किल द बैक्टीरिया, जम्स को और बैक्टीरिया को मारता है। ये मेन रोल HCl का इन आवर स्टमक है, और जो प्रोड्यूस करता है बाय गैस्ट्रिक जूस, बाय इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इसके अलावा 2 एंजाइम और हैं, म्यूकस और पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम, चाहे वो माउथ में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है सिलेवरी एमाइलेज, फिर स्टोमक में होता है पेप्सिन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्या करते हैं, सबका काम क्या है, टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म में। स्टोमक में जो सॉलिड फूड है वो किसमें, पेस्ट की फॉर्म में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका फूड है वो किसमें फॉर्म होता है, डिजॉल्व फॉर्म में, और छोटे से फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फूड को जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनका वो किसका काम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का। और एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट, द सब्सटेंस और कंपाउंड विच हेल्प टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट सब्सटेंस भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल में। जो कॉम्प्लेक्स फूड है उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करता है किसमें, सिंपलर मॉलिक्यूल में, सिंपलर पार्टिकल्स में, और विच कैन एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ताकि वो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है और वो इनर वॉल में जो विलीज होती है वो आराम से क्या कर लें, उसको एब्जॉर्ब कर लें। और वो एब्जॉर्ब तभी होगा जब फूड किसमें कन्वर्ट होगा, सिंपलर फॉर्म में। और सिंपलर फॉर्म में फूड को कन्वर्ट करने का काम किसका है, डाइजेस्टिव एंजाइम का। और ये हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और माउथ में सिलेवरी ग्लैंड्स, जो फूड को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड को कैसे एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जिसमें कंप्लीट डाइजेशन विल टेक प्लेस, जिसमें डाइजेशन पूरी तरह से होता है, और जिसमें जो फूड है वो किस में कन्वर्ट होता है, सोल्यूबल फॉर्म में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस। और स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग सरफेस पर क्या होती है, फिंगर लाइक या टीनी लाइक या माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, विलीज होता है। और ये विली क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाती है। उस स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाती है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, जो डिजॉल्व फूड है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। और वो स्मॉल इंटेस्टाइन, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पर विलीज होंगी। विलीज क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, और सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, फूड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। और उसी विलीज किससे अटैच होती है, ब्लड वेसल से। और ब्लड वेसल से जो ग्लूकोज है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड से कहा जाता है फिर वो सेल में जाता है, और वो सेल क्या होता है, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीडाइज होता है एंड कन्वर्टेड एंड गिव अस एनर्जी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड, डाइजेस्टेड फूड है, वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, इसने क्या बताया कैसे ऑब्जर्व होता है। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर मींस इनर लाइनिंग के, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्रोजेक्शन थ्रेड लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे हम क्या बोलेंगे, विलीज। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम डिजॉल्व फूड। विलीज क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व फूड एब्जॉर्ब हो सके।
Within these villi many blood vessels are present that absorb the digested food and carry it to the bloodstream. और उस विलीज के आसपास, विलीज में क्या होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स, मिलियन ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, और कहा जाता है सेल में, बॉडी के सेल में, टू गेट एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल विच लिव ऑन द अर्थ सरफेस, जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक, और जो जमीन में रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। हैव विद रिगार्ड ऑब्टेनिंग द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। इसका मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का एक्वेटिक एनिमल के ऊपर क्या फायदा है, मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल का एडवांटेज क्या है ओवर द एक्वेटिक एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन टू गेट ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के बेस पर टेरेस्ट्रियल एनिमल ज्यादा फायदे करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल पानी में रहते हैं और पानी में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है वो डिजोल्व फॉर्म में होती है, पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व फॉर्म में होती है, और एक्वेटिक एनिमल जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पानी से लेते हैं डिजोल्व फॉर्म, जिसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से उनका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, उनको ज्यादा बड़ी तेजी से सांस लेना पड़ता है। जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसा कंडीशन नहीं है। टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है, जो अर्थ पर रहते हैं, जमीन में रहते हैं, वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, फ्रॉम द एटमोस्फेयर, क्योंकि एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन कंपेरेटिवली ज्यादा परसेंटेज में है, और इसीलिए उनको ऑक्सीजन क्या मिल जाता है, सफिशिएंट अमाउंट मिल जाता है, इसलिए उनका ब्रीथिंग रेट इतना कंपेरेटिवली फास्टर नहीं होता एक्वेटिक एनिमल्स की तरह, क्योंकि उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाती है एज कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल। इसलिए ब्रीथिंग रेट एक्वेटिक एनिमल का ज्यादा है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इन डिजोल्व फॉर्म। जो एक्वेटिक एनिमल है वो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से, किसकी फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में। मीन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, ऑक्सीजन किसमें होता है, पानी में, इन डिजोल्व फॉर्म में, ऑक्सीजन पानी में पाया जाता है डिजोल्व फॉर्म में, और जबकि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर इज लेस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इज एयर। पानी में जो ऑक्सीजन है वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन कम है, किससे, एयर में, एयर में जितनी ऑक्सीजन है उससे कहीं कम पानी में है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फ्रॉम देयर, जबकि जो जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, एयर से लेते हैं, और जबकि एयर में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कंपैरेटिवली हाई है और पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। उस कम होने के कारण एक्वेटिक एनिमल की ब्रीथिंग रेट क्या होती है, काफी फास्ट होती है। What are the different way the glucose, glucose means C6H12O6 oxidize mean reaction with oxygen to provide the various organism। हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज 3 तरीके से ब्रेकअप होता है। पहला ग्लूकोज जो जाता है वो साइटोप्लाज्म में जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म के पार्ट में जाता है, और साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन टूट जाता है, किसमें, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में, और ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। 3C3H4O3 ये पायरुवेट का फॉर्मूला है। और ये जो कन्वर्जन होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है, किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में। जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है फिर ये आगे अलग अलग ऑर्गन या अलग अलग एनिमल में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में टेक पार्ट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। पहला हम पढ़ रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस ऑर्गेनिज्म में, प्लांट ईस्ट में होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट ईस्ट में ब्रेक होता है और क्या बनाता है, इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज करता है एनर्जी, और वो क्या होता है, 2 ATP, वेरी लेस एनर्जी। इट विल टेक प्लेस इन ईस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में लेता है, इसका मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल टेक प्लेस इन ईस्ट, लेकिन मेनली जो ब्रेकअप होता है वो कहां ब्रेक होता है, इसका मतलब वो साइटोप्लाज्म में होता है। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन विल टेक पार्ट इन आवर मसल सेल, लेकिन इसमें भी कार्बन पूरी तरह से नहीं टूट पाता। तो इसका कार्बन पूरी तरह से कहां टूटता है, इसमें साइटोप्लाज्म में ही टूटता है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन विल टेक प्लेस इन आवर मसल सेल्स, और जिसमें क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड C3H6O3, और साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी। ये लैक्टिक एसिड जब बॉडी के अंदर बनता है तो
लैक ऑफ ऑक्सीजन से फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, क्रैम्प होता है। जब सडन कुछ काम करते हैं तो क्या होता है, क्रैम्प हमारी बॉडी में हो जाते हैं। वाई? ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा हमारा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कार्बन पूरी तरह से टूट जाता है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एक कार्बन में कन्वर्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसमें जो एनर्जी मिलती है 38 एटीपी मिलती है, और इट इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो इस कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में टूटता है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर पायरुवेट टूटता नहीं है, कंप्लीटली टूटता नहीं है। कहाँ टूटता है? वो साइटोप्लाज्म में टूटता है। अगर ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है, रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल, इन टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली टेक प्लेस कहाँ लेता है? साइटोप्लाज्म एज वेल एज किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म, लेकिन उसमें मसल सेल में और ईस्ट में होता है, बट इट विल नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन। तो हमारे पास क्या कह रहा है, देखो 3 तरीके अलग अलग हैं। फर्स्ट स्टेप, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, जो आपने बताया बेटे C6H12O6, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म इन द सेल ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज टूटता है साइटोप्लाज्म में, और ये प्रोसेस देता है हमारे को 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, जिसे हम क्या बोलते हैं? पायरुवेट। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है और देता हमारे को 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन देता है, जिसे हम पायरुवेट बोलते हैं। और फर्दर जो पायरुवेट है वो टेक प्लेस इन डिफरेंट वे, 3 तरीके से टूटता है। एक एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां पर जो पायरुवेट है पूरी तरह से नहीं टूटता, नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन, इसलिए इसमें एनर्जी क्या होती है? बहुत कम रिलीज होती है। कितनी? 2 एटीपी। और क्या रिलीज होता है इसमें? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीजिंग 2 एटीपी, वेरी लेस अमाउंट। दूसरा हमारा पायरुवेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस होता है, जो प्रेजेंस की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। मींस एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पायरुवेट है वो टूटता है और ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस होता है, और इसमें क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर इज एनारोबिक हमेशा साइटोप्लाज्म में भी होता है, क्योंकि ईस्ट में वो तोड़ नहीं पाता उसको। हम उसे ईस्ट लिख देते हैं बट वो तोड़ता नहीं है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन पायरुवेट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मींस 3 CO2। कार्बन एक ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? 3, एंड वाटर रिलीज करता है। और इसके अलावा क्या रिलीज करता है? एनर्जी। कितनी? 38 एटीपी, और जो कंपेरेटिवली एनारोबिक से कहीं ज्यादा है। लैक ऑफ ऑक्सीजन तीसरा पार्ट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो हम कैटेगरीज किसमें डालते हैं? एनारोबिक में डालते हैं, जो ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। सम टाइम व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, स्पेशली ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज। जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कम कम मतलब क्या है? इसका मतलब पायरुवेट कन्वर्टेड लैक्टिक एसिड बनता है। ऑक्सीजन की कमी बाय सडन या more exercise to form lactic acid in our body, and it will show the lack of oxygen in our body, or that will take place in muscle cells। और जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में, और ये हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्रैम्प प्रोड्यूस करता है। क्रैम्प ऑलवेज प्रोड्यूस इन अवर बॉडी ड्यूरिंग द सडन एक्सरसाइज या मोर एक्सरसाइज, which cause create lack of oxygen in our body and cause cramp in our body, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है? क्रैम्प हो जाते हैं सडन एक्सरसाइज जब हम करते हैं। हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। हमारे ह्यूमन बीइंग में, बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफर होता है? जब हम रेस्पिरेशन में इनहेलिंग करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? एल्यूले में जाता है, और एल्यूले से क्या होता है? ऑक्सीजन ब्लड क्या कर लेता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड में कौन सा पार्ट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ब्लड में जो रेड कलर है हीमोग्लोबिन,
ब्लड में जो रेड कलर आरबीसी है दैट कंटेन हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ऑक्सीजन के साथ उसकी पक्की दोस्ती है, ऑक्सीजन को एकदम पकड़ लेता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड, और वो किस फॉर्म में, रेड कलर में, आरबीसी की फॉर्म में। और फिर उसके बाद वो ब्लड ऑक्सीजन को कहां पहुंचाता है, टू द सेल जिनके पास ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। इसका मतलब ब्लड जो है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में आरबीसी में प्रेजेंट है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। इट कैरी द ऑक्सीजन टू द टिश्यू विच इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। इसका मतलब उस टिश्यू को, उस सेल को ऑक्सीजन देता है, कब देगा, जहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। और ये जो ऑक्सीजन है वो कहां जाता है, इसका मतलब एयर से लेता है और कहां जाता है, लंग्स में, लंग्स के बाद किसे मिलता है, ब्लड में मिलता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय, जो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जल्दी घुल जाता है। तो ब्लड के लिक्विड पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डिजोल्व होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय या ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग in liquid because कार्बन डाइऑक्साइड इजिली डिजोल्व इन लिक्विड, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जल्दी घुल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, वो किस पार्ट में, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मींस पानी में घुल जाता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेड होता है, लाइक प्लाज्मा लिम्फ में। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, देयरफॉर मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी टिश्यू इन डिजोल्व फॉर्म इन अवर बॉडी प्लाज्मा टू लंग। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इजिली डिजोल्व इन वाटर। और लिक्विड पार्ट जो ब्लड का, वो क्या होता है, प्लाज्मा, और वो बॉडी पार्ट से कहां पर लाता है, लंग्स में, एल्वेली में लाता है। हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। लंग्स जो ऑक्सीजन, जो एयर को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, लेकिन लंग्स में तीन मेन पार्ट है, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वेली। तो लंग्स में जो मेन है, एल्वेली है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। और एल्वेली हमारा कहां पर है, इसका मतलब जो लंग्स के, जो विद इन द लंग्स तीन मेन पार्ट है, ब्रोंकी जो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, नहीं जो जी सॉरी दो ट्यूबलाइट है, जो दो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, जो जैसे ये हमारा क्या है, फूड विंड पाइप आ रहा है, और जो किस में टूट जाता है, ये हमारा ब्रोंकी, दो लंग्स में चलाता है, एक राइट में एक लेफ्ट में। फिर आगे किससे जुड़े रहते हैं, ब्रोंकियोल से, दोनों तरफ। और फिर ये ब्रोंकियोल जहां खत्म होता है, वहां क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वेली। और एल्वेली क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, सरफेस देता है, सरफेस मीन सरफेस एरिया बढ़ाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके। तो एल्वेली इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स, और इट इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। और इसके इनर लाइनिंग में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स में ब्लड क्या होता है, बॉडी से, सेल से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और ये ऑक्सीजन ब्लड के क्या करता है, ले लेता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस किसकी हेल्प से, एल्वेली की हेल्प से, विच इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कहां प्रेजेंट है, ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स आगे जाके किससे अटैच होता है, कि कहां से आता है, ब्रोंकी। और ब्रोंकी कितने हैं, दो, और ब्रोंकियोल्स मैनी स्ट्रक्चर। विदिन द लंग्स द एयर इज पैसेज डिवाइडेड स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। लंग्स में जो एयर पैसेज है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। ब्रोंकी दो होते हैं, एक लेफ्ट लंग्स में जाता है, एक राइट लंग्स में, विच इन टर्न्स इन ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी आगे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी से भी छोटे ट्यूब लाइक, और ब्रोंकियोल्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स देयर इज ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एल्वेली। ब्रोंकियोल्स के एंड में बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वेली। एल्वेली प्रेजेंट इन द लंग्स प्रोवाइड द मैक्सिमम सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। एल्वेली जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए, गैस के आदान प्रदान के लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए। और इस एल्वेली हैव वेरी थिन वॉल एंड कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैस। और इस एल्वेली में क्या है, छोटे छोटे थिन वॉल, वन सेल थिक है,
क्या होती है उसमें, ब्लड वेसल्स होते हैं। और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, इस एल्वेली में कार्बन डाइऑक्साइड से ब्लड वेसल्स में ब्लड आता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। मीन एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस इन कहां पर, इन एल्वेली थ्रू द ब्लड वेसल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द कंपोनेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में तीन मेन पार्ट है, पहला हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है ब्लड। तीन मेन पार्ट है ह्यूमन बीइंग में, सर्कुलेटरी सिस्टम में कह लो या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कह लो। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज मेनली कंसिस्ट हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तीन मेन पार्ट है। पहला हार्ट, हार्ट क्या हमारा एक पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन, जो मुट्ठी के बराबर जिसका साइज है, मस्कुलर ऑर्गन है। द हार्ट क्या करता है, रिसीव करता है, ये हार्ट रिसीव क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट से क्या रिसीव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन इम्प्योर ब्लड। हार्ट ने रिसीव किया और फिर ये हार्ट से ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड कहां जाता है, लंग्स में जाता है। किसके लिए, फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए। और फिर लंग्स दोबारा क्या करता है, हार्ट में इस प्योर ब्लड को भेज देता है, क्योंकि लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए जाता है। मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हटा देता है और वहां से ऑक्सीजन ले लेता है थ्रू द किससे, एल्वेओली से। हार्ट इज द पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन। द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है एंड पंप क्या करता है, लंग्स में करता है। लंग्स में किसके लिए, टू गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, प्योर होने के लिए। और फिर हार्ट जो है रिसीव करता है प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स और फिर बॉडी पार्ट में दोबारा भेज देता है। पहला हमारा ऑर्गन है हार्ट। दूसरा क्या कर रहा है, ब्लड। ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो जोड़ता है, जिसका काम जोड़ने का है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, हार्मोन्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक यूरिया, ये सारी चीजें ब्लड अपने साथ ले जाता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीज एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड का इसके अलावा एक कनेक्टिव टिश्यू और डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट ले जाने के अलावा ये क्या करता है, बॉडी में जो बीमारियां हैं उनसे हमारे को बचाता है। क्योंकि इसमें क्या है, तीन सेल होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है, प्लेटलेट्स। आरबीसी जो हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा देता है, मीन्स हीमोग्लोबिन की वजह से। रेड कलर जो है हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जो जम से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। और प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है ब्लड को। और साथ साथ में अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। अगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं है, तो इसका मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होगा और जिससे हमारे को वीकनेस होगी, जिससे हमारे क्या होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो बीमारी होगी, कॉज एनीमिया। फिर इसके बाद है ब्लड वेसल्स। मींस द ब्लड वेसल क्या है, एक तरह से बर्तन जो ब्लड को ले जाते हैं। वो तीन है, कौन कौन से, एक आर्टरी, एक वीन्स और एक कैपिलरी। ये देखिए यहाँ पर, ये आर्टरीज है और ये क्या है, वीन्स है। आर्टरीज ठीक होती हैं, वीन्स क्या होती हैं, पतली होती हैं। और ये वीन और आर्टरी क्या होते हैं, ये आर्टरीज जो आगे जाके क्या होते हैं, छोटे छोटे वन सेल थिक वॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर इम्प्योर ब्लड जो कैपिलरीज हैं वो आगे जाके किस में जाती है, वेन्स में बन जाती हैं। और ये कैपिलरी जो है आर्टरी से स्मॉल थिन वॉल में वन सेल थिक वॉल बन जाती है, एक सेल के बराबर इनकी थिकनेस होती है। और यही जो कैपिलरी क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, एक्सचेंज ऑफ गैस, ब्लड से सेल के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो कैपिलरी की ही हेल्प से होता है। कैपिलरी जो है वो बनती कब है, जब आर्टरीज आगे जाके डिवाइड होते हैं छोटे छोटे सेल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ब्लड इज पुश्ड हार्ट थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड कम बैक टू द हार्ट थ्रू द। इसका मतलब ब्लड से, हार्ट से ब्लड को ले जाना और हार्ट तक लाना, ये किसका काम है, ब्लड वेसल का काम है। तीन है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से ले जाना, अवे फ्रॉम द ब्लड, हार्ट, टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वो आर्टरी का काम है। हार्ट से बॉडी में ले जाना और हार्ट से लंग में ले जाना आर्टरीज का काम है। वेन का काम ब्लड को हार्ट में लाना, चाहे वो बॉडी से लाए चाहे वो लंग से लाए। और कैपिलरीज क्या है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, सब्सटेंस, गैसेज, ब्लड से सेल के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है वो कैपिलरीज का होता है। और कैपिलरी क्या है, वन सेल थिक होती है, बहुत पतली होती है। और जो आर्टरी आगे जाके क्या बन जाती है, कैपिलरी बन जाती है।
और फिर यही कैपिलरी जो आर्टरी से कैपिलरी डिवाइड बनी और वो क्या बन जाते हैं आगे जाके वेन्स बन जाती हैं। Why is necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट क्यों करना चाहिए? सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अगर हम प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट रखते हैं उसका फायदा क्या है कि हमारे को ऑक्सीजन बॉडी में पूरी तरह से मिले। और अगर हमारे अंदर बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलेगी, जो क्या होगा, हमारे को एनर्जी ज्यादा मिलेगी। एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो हमारे में बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन रहेगा। तो मैमल्स में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर टू गेट मोर एंड मोर एनर्जी। ज्यादा एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है मैमल्स को, एनिमल्स को। और वो ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? जब हमारी बॉडी के अंदर प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कब जाएगा? जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाया जाएगा और जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा, मेंटेन रहेगा। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी। दोनों को सेपरेट करने का फायदा क्या है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट मिलेगी। दिस सिस्टम इज यूजफुल इन एनिमल हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को, मैमल को ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। और ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? जब बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा। मैमल्स एंड बर्ड कॉन्स्टेंटली नीड एनर्जी टू गेट एनर्जी, नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। मैमल्स को और बर्ड्स को और ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी किससे मिलेगी? ऑक्सीजन से मिलेगी। और उससे क्या होगा? उनका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होगा। What are the components that transported highly organized plant? कौन कौन से कंपोनेंट हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? मींस हमने पढ़ा था कि अगर छोटे प्लांट हैं मींस हर्ब्स लाइक, तो उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल, और वो सिंपल क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है। जब हर्ब से श्रब और ट्रीज में आ जाते हैं तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट नहीं होता वाटर एंड मिनरल। और उसके लिए क्या चाहिए? एक कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए। और वो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो कंपोनेंट कौन कौन से ट्रांसपोर्ट करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम आर द टू कंडक्टिंग टिश्यू विच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल और फूड फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो वाटर मिनरल ले जाएगा और लीव से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में फूड ले जाने का काम फ्लोएम का। तो दो जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट देयर आर टू कंडक्टिंग टिश्यू, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम कंसिस्ट वेसल्स, स्ट्रेचेड एंड अदर जाइलम टिश्यू आर इंटरकनेक्टेड। आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। कौन से? वेसल, ट्रेचेड, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। Vessel and trachea form a continuous system of water conducting channel reaching all part of the plant. इसके अलावा जाइलम के जो दो पार्ट हैं कौन कौन से? वेसल्स और ट्रेचेड। ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं वाटर को कहां से? रूट से लीव्स तक ले जाने में। और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? रूट की, स्टेम की और लीव्स की। तो रूट, स्टेम और लीव्स के वेसल्स, ट्रेचेड क्या होते हैं? आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से कंटिन्यूअस फ्लो है, वाटर ले जाएंगे। Xylem carries water and minerals. Phloem conducts soluble substance for the photosynthesis from leaves to different part. और phloem क्या जाता है? photosynthesis के प्रोडक्ट मीन ग्लूकोज, प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड। वाटर एंड मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में? वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू विच कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स। और वो वाटर और मिनरल कहां से मिलते हैं? उसको सॉइल से। और मिनरल किस में? वाटर में डिजोल्व फॉर्म में मिलता है। और ले जाता कैसे? ट्रेचेड वेसल्स रूट के, स्टेम के और लीव्स के आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये इंटरकनेक्टेड होने की वजह से क्या है? पानी क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्लो होता है फ्रॉम रूट से लीव तक। रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय एक्टिवली टेक अप आयंस एंड क्रिएट द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट एंड सॉइल। जैसे ये प्लांट है और ये क्या आएगा? रूट है। ये क्या है? रूट। और ये रूट क्या करेगा? यहां से क्या लेगा? मिनरल ले लेगा, एनर्जी लूज करेगा और यहां से क्या लेगा? मिनरल ले लेगा। तो इसका अंदर यहाँ पर मिनरल की क्वांटिटी कम हो जाएगी और यहाँ पर रूट्स के अंदर मिनरल की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होंगे? आयंस का डिफरेंस हो जाएगा। मिनरल में कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे दैट विल क्रिएट द
डिफरेंस ऑफ आयंस, और बाहर पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, अंदर पानी की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। और हमने ये पढ़ा है कि पानी की कंसेंट्रेशन अगर सॉइल में ज्यादा है और रूट में कम है तो वाटर विल मूव फ्रॉम सॉइल से कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो वो जाएगा कब, क्योंकि डिफरेंस ऑफ आयन क्रिएट होगा, उस डिफरेंस ऑफ आयन को कम करने के लिए वाटर मूव करेगा फ्रॉम सॉइल टू रूट में, क्योंकि वो आयन एब्जॉर्ब कर लेता है, विच क्रिएट द रूट प्रेशर एंड वाटर मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये डिफरेंस की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पर रूट के अंदर प्रेशर कम, सॉइल के अंदर प्रेशर ज्यादा, तो वाटर इज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बाहर पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा, अंदर पानी की कंसेंट्रेशन कम, तो वाटर इज मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, फ्रॉम सॉइल टू रूट। और दूसरा, ये तो इसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर की वजह से पानी सॉइल से रूट में जाता है। और दूसरा ट्रांसपिरेशन, लीव से क्या होते हैं, एक्सिस वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो गया, खाली खाली हो गया, तो ये पानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब इसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो इसका मतलब वाटर जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम रूट टू लीव्स, फर्स्ट इज रूट प्रेशर से, दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल से। ट्रांसपिरेशन क्या है, जब एक्सिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हेल्प टू मूव द वाटर फ्रॉम रूट से लीव तक ले जाने का काम हमारा ट्रांसपिरेशन भी हेल्प करता है, क्योंकि इट क्रिएट द वैक्यूम। हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये आपको वीडियोस में बता रखा है। यहां पर क्या हमारा, ये लीव्स ने फूड बनाया, और फूड जो है लीव्स ने एनर्जी लूज की, या फ्लोएम ने एनर्जी लूज की टू गेन फूड फ्रॉम लीव्स। तो फूड कहाँ गया, सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर हो गया, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया लीव्स के अंदर। लीव्स से फूड फ्लोएम टिश्यू में आया, ये फ्लोएम टिश्यू है, और ये क्या है, जाइलम टिश्यू। फूड लीव से फ्लोएम टिश्यू में आया, तो यहाँ पर पानी है, तो इसका मतलब सोल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट कम, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम हो गया। और इसके बगल में जाइलम टिश्यू है, और जाइलम टिश्यू कंटेन मोर वाटर। तो यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू में वाटर की कंसंट्रेशन कम, जाइलम टिश्यू में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो इसका मतलब वाटर क्या होगा, जाइलम टिश्यू से कहाँ जाएगा, फ्लोएम टिश्यू में जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्च है वो सोल्यूबल फॉर्म में आ गया। वाटर और स्टार्च दोनों क्या है, हाई कंसेंट्रेशन है, हाई प्रेशर है। अब जब यहाँ पर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ये फूड कहाँ जाएगा, जहां पर लो कंसेंट्रेशन है। अगर फूड यहाँ पहुंचाना है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर ऑफ फूड या कंसेंट्रेशन ऑफ फूड वाटर इज मोर, और यहाँ पर क्या है, कम है। और हमेशा मूवमेंट होता है फ्रॉम ए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। यहाँ कंसेंट्रेशन ज्यादा तो फूड कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और कहाँ, इस सेल में चला जाएगा। क्योंकि नीचे प्रेशर कम है और ऊपर ज्यादा है, तो फूड विल मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। और ये फूड यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि फ्लोएम ने एनर्जी लूज की, क्या लेने के लिए, फूड लेने के लिए, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब जो फूड पहुंचा फ्रॉम लीव से यहाँ तक, लीव से जो फूड यहाँ तक पहुंचा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड या ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और इसमें क्या करा, फ्लोएम ने एनर्जी लूज की या यूटिलाइज की टू गेट फूड। द शुगर इज मेड इज इन द लीव इज लोडेड इन द सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम। तो इसका मतलब लीव से कहां पर आया, फ्लोएम टिश्यू में आया, in form of ATP. Water is now entered the sieve tube containing the sugar by process of osmosis, due to which pressure in the phloem tissue is rise. पानी जाइलम टिश्यू से कहाँ है, फ्लोएम टिश्यू में, जिससे फ्लोएम टिश्यू में पानी की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, और शुगर की कंसेंट्रेशन या स्टार्च की कंसेंट्रेशन पहले ज्यादा थी। और दिस क्रिएट द हाई प्रेशर प्रोड्यूस इन द फ्लोएम टिश्यू। यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया फूड का, सुक्रोज का, स्टार्च का और पानी का। और ये कहाँ गया, रीच द फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग लेस प्रेशर इन देयर टिश्यू। और ये फूड जो है हाई प्रेशर से होगा, कहां पर गया, जहां पर फूड की कंसेंट्रेशन कम थी। इस तरीके से फ्लूइड ट्रांसफर होता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। और ये किस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये डायग्राम पीछे दे रखा है, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये ना,
नेफ्रॉन जिसकी लेंथ 35 से 55 मिलीमीटर है। इसके मेनली दो पार्ट हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट हमारा बोमेन कैप्सूल है। इस बोमेन कैप्सूल में थ्रेड लाइक ब्लड कैपिलरीज हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये ग्लोमेरुलस क्या है, ब्लड वेसल से बना हुआ है, छोटे छोटे ब्लड वेसल से बना है। ये ब्लड वेसल से कहां से है, इसका मतलब रीनल आर्टरी से ब्लड आया कहां पर, बोमेन कैप्सूल में। और ये बोमेन कैप्सूल को लाने वाली जो आर्टरीज थी, ये हमारी कौन सी थी, एफरेंट एट्रियोल्स थी। और ये एफरेंट एट्रियोल्स जब बोमेन कैप्सूल में एंटर हुई तो किस में कन्वर्ट होगी, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड जो ग्लोमेरुलस है क्या है, एक तरह से बॉल ऑफ थ्रेड, मींस ब्लड वेसल्स की कंपोजिशन है। और ये यहां से जो ब्लड होगा वो फिल्टर होगा। इसका मतलब ब्लड में जो डिजॉल्व सब्सटेंस है लाइक ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, अमीनो एसिड, वो तो डिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल इन साइज। लेकिन प्रोटीन जो लार्ज साइज पार्टिकल है और जो ब्लड है जिसका सेल बहुत ज्यादा बड़ा है, वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। वो किससे होगा, इफरेंट एट्रियोल से बाहर निकल जाएगा, इफरेंट एट्रियोल से बाहर निकल जाएगा। और एफरेंट एट्रियोल की डायमीटर कंपैरेटिवली ज्यादा है और इफरेंट एट्रियोल का डायमीटर क्या होगा, कम होगा। जिसकी वजह से इस ब्लड वेसल्स में क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। और प्रेशर क्रिएट होने से जो सब्सटेंस है वो क्या होंगे, फिल्टर हो जाएंगे। जो 7 सब्सटेंस बताए थे, कौन कौन से, फर्स्ट इज सॉल्ट, सेकेंड इज ग्लूकोज, थर्ड इज वाटर एंड नेक्स्ट इज अमीनो एसिड। ये फिल्टर हो जाएंगे। और ये किसमें, इस स्पेस में बोमेन कैप्सूल जो किसकी शेप में, कैप्सूल की फॉर्म में, मींस कप शेप में। और ये स्पेस है, यहां पर कलेक्ट होंगे। और फिर ये लोअर पार्ट में जाएंगे। जो लोअर पार्ट क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं रिनियल ट्यूबल्स। इसके 3 पार्ट हैं, एक पीसीटी, यहां से लेके यहां तक ये क्या कहलाएगा हमारा, पीसीटी, मीन प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसे प्रोक्सिमल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये ट्यूब क्या है, नियरर टू द बोमेन कैप्सूल के नजदीक है। और कॉन्वोल्यूटेड इसलिए बोला है क्योंकि ये कॉइल की फॉर्म में। और इसके इनके ट्यूब के बाहर क्या है, ब्लड वेसल्स, मींस ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज राउंड डेम, इसके चारों तरफ लिपटी हुई हैं। और इस पार्ट को यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं हेनरी लूप। यहां पर क्या होता है, आयंस, मींस कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं। और यहाँ ये जो हमारा पीसीटी है, इसमें क्या एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब होता है, इसमें रीएब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज, वाटर और अगर सॉल्ट विच इज रिक्वायर फॉर द बॉडी। जो बॉडी को जिसकी जरूरत होती है, नीड होती है, उसको क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ये नहीं करता, यहाँ रीअब्जॉर्ब होता है, इसके चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर पीसीटी में सॉल्ट का और ये ग्लूकोज एंड वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जो बॉडी के लिए जरूरत होती है। और यहाँ पर हेनरी लूप में आयंस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर यहां से जो इंप्योरिटीज है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, किसमें जाता है, डीसीटी में, मींस डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टिल मींस अब ये जो ट्यूब है ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल। और कॉन्वोल्यूटेड क्योंकि ये कॉइल शेप में, और इसके चारों तरफ भी क्या है, ब्लड वेसल्स। और यहां पर क्या होगा, ब्लड वेसल कुछ सिक्रेट करेंगे, सिक्रेशन विल टेक प्लेस। और वो सिक्रेट क्या करेंगे, कुछ आयंस रिलीज करेंगे जो ब्लड वेसल्स में फालतू की जिसकी जरूरत नहीं थी, वो क्या करेंगे, सीक्रेट करके किस में आएगा, डीसीटी में आएगा। और फिर ये डीसीटी के बाद जो ब्लड है, वो जो इंप्योरिटीज है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो किस में जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। नेफ्रॉन से फिर मटेरियल किस में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। डिफरेंट बहुत सारे नेफ्रॉन फिर क्या करेंगे, ये भी नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में सारी इंप्योरिटीज नाइट्रोजीनियस वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा। फिर इस कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहा जाएगा, यूरिनरी ब्लड में जाएगा, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। यूरेटर इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दोनों किडनी से जुड़ा हुआ है और यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा रहता है। मींस यूरेटर इज द पैसेज टू कैरी द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम, कहां से, किडनी से यूरिनरी ब्लड में ले जाता है। यूरिनरी ब्लड में यूरिन क्या होता है, स्टोर हो जाता है एंड क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। और फिर यूरेथ्रा से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एक्सटीरियर बाहर निकल जाता है। तो इसमें यूरिन फॉर्मेशन जो हमारा नेफ्रॉन ने 4 मेन काम किए। स्ट्रक्चर आपने बताया, पहला उसने क्या कहा, रीअब्जॉर्प्शन हुआ। रीअब्जॉर्प्शन कहां हुआ, पीसीटी में। और उसको किसने एब्जॉर्ब किया, ब्लड कैपिलरीज ने।
और क्या क्या एब्जॉर्ब किया, ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट। अगर अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होता है तो उसे भी कर लेता है जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। दूसरा फिर रीएब्जॉर्प्शन, एक यहां पर हुआ पीसीटी में, और कहा हुआ हेनरी लूप में। हेनरी लूप में क्या रीएब्जॉर्ब हुआ, आयन से रीएब्जॉर्ब हुए। और उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले जो हमारा फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेट मीन वेस्ट मटेरियल हमारे सीक्रेट हुए। तो 4 प्रोसेस हुए सॉरी इसमें। पहला फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट कहां पर हुआ, बोमेन कैप्सूल में, किसके थ्रू, ग्लोमेरुलस के थ्रू, पहला फिल्ट्रेट हुआ। दूसरा रीएब्जॉर्प्शन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन क्या हुआ, ट्यूबल में। तीसरा सिक्रेशन हुआ, सिक्रेशन कहां हुआ, किससे हुआ, ब्लड कैपिलरी से, किसमें, डीसीटी में। और फिर लास्ट में क्या हुआ, एक्सक्रीशन, और वो किसके, यूरेथ्रा के थ्रू। इस तरीके से हमारा यूरिन का ये What are the method used by the plant to get rid of excretory product? कौन कौन से मेथड है जिससे प्लांट क्या होता है, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। और वो कौन कौन से हैं, प्लांट गेट रीड द गैसियस प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा लीव्स इन द लेंटिसल। प्लांट जो है गैस, जो वेस्ट मटेरियल है लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू बाहर निकाल देता है। और प्लांट फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का झड़ना, जो अपने आप झड़ते हैं, या फॉलिंग ऑफ राइपन फ्रूट, जो फ्रूट अपने आप गिर जाते हैं, वो प्लांट को उनकी जरूरत नहीं होती, वो क्या है, एक्सक्रीशन है। और प्लांट क्या रिलीज करता है, गम और रेजिन पाउडर फॉर्म में, उस वो क्या है, वो प्लांट को उसकी जरूरत नहीं होती, वो भी क्या है, वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीशन है। और प्लांट सॉइल में रूट को, रूट मिट्टी के नजदीक, रूट मिट्टी के नजदीक रूट में क्या करता है, कुछ वेस्ट सब्सटेंस रिलीज कर देता है, वो क्या है, दीज आर द एक्सक्रीशन। तो इसमें क्या कर रहा है, प्लांट गेट रीड द गैसेस थ्रू द स्टोमेटा और द लेंटिसल। प्लांट गेट रीड स्टोर लिक्विड वेस्ट बाय सेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का झड़ना, पीलिंग ऑफ बार्क, छाल, और फॉलिंग ऑफ राइपन फ्रूट, ये सारे क्या है, वेस्ट मटेरियल बाय द प्लांट। गेट रीड द वेस्ट बाय सेक्रेशन इन फॉर्म ऑफ गम्स और रेजिन। प्लांट क्या करता है, वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ गम और पाउडर की फॉर्म में। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। सॉइल के आसपास प्लांट क्या करता है, कुछ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करता है, रूट के आसपास, सॉइल के आसपास, रूट अपना वेस्ट मटेरियल, जो भी प्लांट को जरूरत होती है, दैट विल एक्सक्रीट आउट इन डिफरेंट वे। कौन कौन से, एक्सचेंज ऑफ, वो गैस को निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है, और ऑक्सीजन निकालता है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू। और फॉलिंग ऑफ लीव्स, जिसे हम सेडिंग ऑफ लीव्स भी कहते हैं, फॉलिंग ऑफ राइपन फ्रूट्स, और पीलिंग ऑफ, या फॉलिंग ऑफ, टूटना, पीलिंग ऑफ किसका, बार्क का। तीसरा क्या है, गम और रेजिन, वेस्ट मटेरियल रिलीज बाय द प्लांट, एंड द सम वेस्ट मटेरियल आर रिलीज नियर द सॉइल एट द बॉटम स्टेम, रूट के आसपास। दीज आर द वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट बाय द प्लांट। ये हमारे क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारा हाउ इज द, ब्लू बॉक्स वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। फिर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के हम बाद में लास्ट में नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। जो यूरिन है हमारी बॉडी के अंदर जो बनता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये कैसे रेगुलेट होता है। द अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय किडनी, इट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्सेस वाटर और द वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिसोल्व मींस जो वेस्ट है, सॉलिड फॉर्म, मिनरल्स या ग्लूकोज या अमीनो एसिड, जो वेस्ट है, दोनों पे डिपेंड करता है, जो पानी में घुल जाते हैं। और दूसरा हार्मोन्स, 3 है। इसका मतलब जो यूरिन जो बनता है, यूरिन ज्यादा या कम, वो किस पे डिपेंड करता है, पानी पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना पानी है, और दूसरा वेस्ट कितना डिजोल्व हुआ है पानी में। तीसरा हार्मोन्स, पहला क्वांटिटी ऑफ वाटर। When water is abundant in our body tissue, then the large quantity of dilute urine is excreted out. अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या होगा, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो वो यूरिन के थ्रू, नाइट्रोजनियस वेस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। When the water is less in the quantity in the body tissue, small quantity of concentration urine is excreted. इसका मतलब हमारा अगर यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, अगर हमारा नाइट्रोजनियस वेस्ट लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल रहा, तो हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी है, जिससे यूरिन हमारा बन नहीं रहा है, रिलीज नहीं हो रहा। और अगर यूरिन रिलीज हो रहा है तो एक्सिस अमाउंट ऑफ वाटर इन अवर बॉडी जो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, क्योंकि रीअब्जॉर्ब उतना ही करेगा जितना पानी बॉडी को चाहिए होगा। दूसरा क्या कर रहा है, डिजोल्व वेस्ट, कुछ वेस्ट मटेरियल पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट आर एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी। When there is a more quantity of dissolved waste in the body, more quantity of water is required to excrete out, therefore the amount of urine is इंक्रीज। अब हमारी बॉडी में कई बार टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, हमें कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, और टॉक्सिक सब्सटेंस जब वो तभी निकलेंगे शरीर से जब हम पानी पिएंगे, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस पानी में घुल जाएंगे, और जब पानी में घुलेंगे और पानी की क्वांटिटी हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगी, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस पानी में घुलकर हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब जब हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा होंगे तो दे विल डिसॉल्व इन वाटर एंड दैट विल एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर बॉडी, और वो वाटर में तभी निकलेंगे, वाटर में तभी डिसॉल्व होंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि वी हैव टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, जिसकी वजह से ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस पानी में घुल जाए और वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। तीसरा पॉइंट कह रहा है हार्मोन्स। अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस इज आल्सो रेगुलेटेड बाय सर्टेन हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड आयन। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, वाटर्स की को और आयंस, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेट को रेगुलेट करते हैं। देयर आर द तीन तरीके हैं जिससे हमारा अमाउंट ऑफ यूरिन, क्वांटिटी ऑफ यूरिन रेगुलेट होता है। पहला क्वांटिटी ऑफ वाटर, दूसरा मीन हमारे शरीर के अंदर कितना पानी है, ज्यादा पानी है तो ज्यादा यूरिन बनेगा, और अगर कम पानी है तो यूरिन नहीं कम बनेगा। या हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा होने की वजह से वो पानी ज्यादा पिएंगे तो पानी में डिजॉल्व ज्यादा होगा, तो ज्यादा पानी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब टॉक्सिक प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट इन आवर बॉडी। और तीसरा क्या है, हार्मोन्स। दीज आर द ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, और जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वी विल डिस्कस लेटर ऑन। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस। और नेक्स्ट वीडियो आपको इसके क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के सॉल्व मिलेंगे।